नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे मतगणना की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की बेचैनी भी बढ़ने लगी है। मतदान से पहले रुझान जो हैं वो ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि इस बार किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत हो सकता है कि ना मिले। ऐसे में चुनाव जीतने की संभावना वाले दलों और निर्दलियों को पार्टियां अपने पाले में खींचने की रणनीति बनाने में लग गई हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूं तो बीजेपी से लेकर कांग्रेस और यूकेडी से लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत पाने का दावा कर रही है, लेकिन रुझान ये लग रहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में ही कांटे की टक्कर है। ऐसे में अगर कोई पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े 36 तक नहीं पहुंची तो निश्चित ही बीजेपी कांग्रेस को ऐसे विधायकों की जरूरत पड़ेगी जो निर्दलीय हो या फिर किसी अन्य पार्टी में हो। लेकिन उत्तराखंड की हर पार्टी बहुमत का आंकड़े के पार जाने का दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में ही रहेगा। उत्तराखंड के लोगों ने एकजुट होकर कांग्रेस को मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी भी यही दावा कर रही है कि जोड़ तोड़कर विधायकों के जुगाड़ करने की आवश्यकता कांग्रेस को पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में पहले भी सरकार में थी और आगे भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में रहेगी। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने बीजेपी और कांग्रेस को यहां पर कड़ी टक्कर दे रखी है। जनता ने आम आदमी पार्टी को अप्रत्याशित तरीके से मतदान किया है। एक बात तो साफ है कि अगर बीजेपी कांग्रेस के पूर्ण बहुमत की सरकार के दावे सच साबित नहीं हुए तो जाहिर तौर पर निर्दलीय या अन्य पार्टी का सहारा लेना होगा, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों और विकास कार्यों पर अपना पूर्ण आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। और जिस प्रकार के जैसे आपने सवाल पूछा, तो मैं सोचता हूँ सहयोग के लिए तो वो सवाल आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए। अगर कोलिशन पार्टनर की आवश्यकता किसी को पड़ेगी तो वो कांग्रेस को पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने एक प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग सत्ता में वापस। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ बन रही, हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप जो ट्रेंड देखो, जिस तरीके का मैं भी पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ और प्रदेश के अन्य लोगों से भी मिल रहा हूँ, तो सभी से जो ये फीडबैक मिल रहा है कि उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है, कांग्रेस पार्टी को अपना मत दिया है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे में हमें किसी के सहयोग की फिलहाल आवश्यकता नहीं पड़ती। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो किस पार्टी को, किस राजनीतिक दल को? यदि का तो सवाल बात का है ना, तो एक इमेजिनरी सवाल है जो आप पूछ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस पर आवश्यकता की कोई, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आवश्यकता रहेगी। हम पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी पहली बार प्रदेश की सभी विधानसभाओं सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ी है और अधिकांशतः सीटों पर कड़े मुकाबले में भी है। भाजपा और कांग्रेस के 21 वर्ष के कुशासन से जनता में भारी आक्रोश था और इस बार प्रदेश की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। आगामी 10 मार्च को चुनाव के परिणाम आएंगे और दोनों ही पार्टियां लगातार अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। आम आदमी पार्टी जनादेश का सम्मान करती है और आने वाले 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने अपना जनादेश किस पार्टी को दिया है। आम आदमी पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करती है। जनता द्वारा दिए गए जनादेश के इत्र यदि किसी पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिलता और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो पार्टी राज्य हित को देखते हुए और जनता से विधिक राय लेकर पार्टी प्रत्याशी और शीर्ष नेतृत्व आगामी राजनीति समाजवादी पार्टी की उत्तराखंड में जो भी सीटें जीतते हैं वो सम्मान विचारधारा वाले दल को समर्थन होगा और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस हो या अन्य दल हो उसे समर्थन देगी समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में। हो गई। देखिए 10 तारीख आ रही है और उस समय किस प्रकार का बहुमत किसको मिल पाता है या किसकी स्थिति क्या होती है वो सब देखने लायक चीज़ें होंगी और उस समय
उस पर निर्णय लिया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि जो उत्तराखंड की बात करेगा, उत्तराखंड के विकास की बात करेगा और तमाम जो हमारे मुद्दे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के, उन पर जो सहमत होगा उसको ही हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन इस समय हम यदि सोच रहे हैं कि कम से कम इसमें यदि हमारा अच्छा बहुमत नहीं मिलेगा तो हम विपक्ष में बैठने की कोशिश करेंगे और विपक्ष में रह के उत्तराखंडियत की बात करेंगे। तो यदि आपकी बात को मानी जाती है, यदि उत्तराखंड की बात की जाती है, तो आप किस पार्टी का समर्थन करेंगे, कांग्रेस या भाजपा? नहीं, अभी ये तो शीर्ष नेतृत्व का प्रश्न है। शीर्ष नेतृत्व उस समय की परिस्थितियों को देख के कोई निर्णय लेगा कि किस को दिया जा सकता है समर्थन। लेकिन जो अभी तक की आम सहमति है हमारी पार्टी की, उसमें यह है कि हम लोग विपक्ष में बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे और विपक्ष में मजबूत विपक्ष का बात करते हुए उत्तराखंड की बात को आगे बढ़ाएंगे। चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सुजाता पॉल जी इस समय हमारे साथ बनी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सीमा डोरा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। और हेमा भंडारी जी हमारे साथ बनी हुई हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANP न्यूज पर। सुजाता जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। जिसे देखो वो बार बार यही दावे कर रहा है कि इस बार तो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा हम ही छुएंगे। आम आदमी पार्टी भी उसमें शामिल है। सुजाता जी, है चुनाव में जाती है ये सोचकर और कार्य की ओर करती है, मगर कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर जीत रही है। वो इसलिए क्योंकि जनता ने साथ दिया है कांग्रेस पार्टी का। अगर आप पंडा पुरोहितों को देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोट में शामिल होते थे, वे आज उनके विरुद्ध खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। ग्राउंड पर उन्होंने कैंपेनिंग तक करी। फार्मासिस्ट 21,000 का ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने धरातल पे उतर के कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेनिंग करी। 4600 ग्रेड पे मानने वाले पुलिस वाले वो भी कांग्रेस पार्टी तक पहुंचे और हमने उनका साथ दिया। ये सारी चीजें जो है ये बता रही है कि जो बेरोजगार हैं या जो लोग सरकार से नाराज रहे वो किसकी तरफ है। इसलिए हम इस बात को बार बार कहते हैं। लेकिन जो आज आपका विषय है इसमें आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे सरकार बनाएगी, परंतु हम हमेशा अपने दरवाजे हर उस व्यक्ति, हर उस पार्टी के लिए खुले रखते हैं जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करने में विश्वास नहीं करते। आपको बता दूं कि आज सचिवालय में मुख्यमंत्री के दफ्तर में शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। यानी कि आप समझ ही रहे हैं कि भाजपा जानती है कि वो जा रही है। दूसरी बात, पोस्टल बैलेट्स उन पुलिस कर्मियों तक नहीं पहुंचे जिनको वोटिंग करना था पोस्टल बैलेट के जरिए, और बहुत देर कर रहे थे ये, क्योंकि भाजपा जानती है कि पुलिस वाले इनके विरोध में वोट करेंगे। हमने पोस्टल बैलेट को लेकर अपनी शिकायतों को दर्ज भी कराया है कि उसमें धांधली ना करी जाए ताकि चुनाव जो है वो निष्पक्षता से हो। और आखिरी बात, भारतीय जनता पार्टी के स्नाइपर वैसे ही पहुंच चुके हैं उत्तराखंड, कुछ गए हैं हमारे छात्रों को यूक्रेन से लाने के लिए, मगर जो पिछली बार आए थे उत्तराखंड 2016-17 में सरकार गिराने के लिए, वो ऑलरेडी उनके ऊपर शायद ये जिम्मेदारी दी जा चुकी है। तो वो जानते हैं कि जनता उन्हें वोट नहीं देने वाली, मगर वो गलत तरीकों से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर सकते हैं। और जो लोग अलग अलग दलों से हो, इंडिपेंडेंट हो, अगर वो जीतते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं कि हमारे साथ मिलकर लोकतंत्र के इस पर्व में अगर जीत हासिल करी है तो सरकार में भी हिस्सेदारी करे। क्यों? क्योंकि हम हर एक को मौका देना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, हमें बहुमत मिल रहा है। सीमा डोरा जी, जो दरवाजे खुले रखने की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है, आपके यहाँ भी दरवाजे खुले हैं, और खुले हैं तो किस किस के लिए खुले हैं? पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि हम पूर्ण बहुमत से जीत रहे तो हमें शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है, क्योंकि हाँ सारे ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए और इतना ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब काम करते तो कहीं ना कहीं त्रुटियां जरूर होती हैं। और हमने हमेशा विकास किया है, विकास की राजनीति करते हैं और विकास की राजनीति करते रहेंगे। तो जो लोग
हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, उनको हमारी जो वैल्यूज हैं, जो मॉरल्स हैं, उन पे जरूर जो खरे उतरेंगे वही हमारे साथ जुड़ पाएंगे। तो जितने भी, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे वो दूसरी पार्टीज के हों, चाहे वो हमारे नाराज नेता हों, चाहे वो बागी हों, चाहे जैसे भी हो, उनको अगर ऐसा लगेगा कि हमारी, आपको पता हम किस तरीके से करते हैं, हमारे मोदी जी किस तरीके से करते हैं, वो आउट ऑफ द वे जाके विकास कर जाते हैं, आउट ऑफ द वे अच्छा। जाके दूसरे देशों से भी लोगों को भी ले आएंगे, कभी सैनिकों को साथ कुछ कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। तो इस तरीके की राजनीति हम करते हैं। और अगर हमारी राजनीति यानी कि हमारी आइडियाज को जो एक्सेप्ट करेगा आर्य वही सुजाता हमारे जी। साथ जुड़ पाएगा, क्योंकि हमने तो विकास की राजनीति करनी है, हमने जनता के हित की राजनीति करनी है, हमने लोकतंत्र की राजनीति करनी है। हम वो सारे काम करते हैं जिसमें जनहित होता है, कुछ ना ऐसे कि नेता रहे अपना सीमा जी, स्वार्थ कुछ होता है। नेता ऐसे रहे जो 2016 में आपके साथ आए, लेकिन 2022 आते आते आपका साथ छोड़कर जहां से आए थे वहीं वापस चले गए। तो क्या वो इन 5 सालों में आपकी विचारधारा में पूरी तरीके से घुल मिल नहीं पाए, या अब जाकर याद आई उन्हें आखिरी मौके पर कि नहीं अभी हमें विचारधारा समझ नहीं आ रही तो हम वापस अपने घर लौट जाते हैं? विचारधारा से तो घुल मिल गए थे, विचारधारा के साथ तो वो काम कर रहे थे, लेकिन जो वो तरीका है ना, एक परिवार में जो हमने टिकट एक ही दे दी थी तो उन्होंने कहा हमें 2 दो या 3 दो या 4 दो, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रेगुलेशंस और जो रूल्स रेगुलेशंस हमने बनाए हैं, यानी कि अनुशासन पे हम जीते। अनुशासन हमारा फर्स्ट स्टेप होता है और हमेशा रहेगा। चलिए ठीक है। तो अनुशासनहीनता हम बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा नेता हो। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होती भारतीय जनता पार्टी में। चलिए आ रही हूँ सुजाता जी, एक रिएक्शन हेमा भंडारी जी का भी ले लेते हैं। हेमा भंडारी जी, आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार बैठी है इस बार तो सरकार बनाने के लिए? देखिए पल्लवी जी, आम आदमी पार्टी पहली बार पटना में जो है सभी विधानसभा सीटों में बहुत मजबूती के साथ में चुनाव लड़ी है और कई सीटों में त्रिकोणीय मुकाबले में और बहुत मजबूत स्थिति में है। और इस बार के जो विधानसभा चुनाव है, इनके जो परिणाम आएंगे वो एक अप्रत्याशित परिणाम होंगे। जिस तरह से जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, वो ईवीएम मशीन में बंद है। 10 तारीख को जो है सबकी किस्मतें खुलेंगी ईवीएम मशीन में। और जिस तरह से 21 सालों में भाजपा और कांग्रेस का जो कुशासन इस उत्तराखंड प्रदेश की जनता ने झेला है, तो इस बार जो है जनता ने बदलाव के मूड में वोट दिया है। इस बार जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है और 10 मार्च को जो है तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता, अगर जनता बदलाव चाहती है हेमा जी, तो वो बदलाव आम आदमी पार्टी ही है, ये आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हैं? आपका जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुजाता जी, ये बातें भी खुलकर सामने आ रही हैं कि सरकार बनाने के लिए बागियों का भी समर्थन ले सकती है भारतीय जनता पार्टी, और टूट फूट की राजनीति तो पूरे देश भर में ये समय चल रही है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता बैठी हैं, क्या ये आधिकारिक प्रवक्ता है? क्योंकि इन्होंने कुछ बातें कही हैं जो बहुत ही अशोभनीय है। इन्होंने कहा कि मोदी जी की राजनीति आप जानते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करवा देते हैं। मतलब या आप समझ रही हैं, ये कह रहे हैं कि चुनाव के पहले सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए कराया जाता है ताकि चुनावों को प्रभावित कर सके। बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय बयान दिया इन्होंने। अनुशासन की बात करते हैं और परिवार में एक व्यक्ति को वोट टिकट दिया जाएगा इसलिए वो लोगों ने छोड़ दिया इनको। ये बता रहा है कि इनके यहाँ विचारधारा से कोई नहीं जुड़ता है और केवल इनकी मनमर्जी के हिसाब से अगर कोई इनके साथ जुड़ा है तो वो तोड़फोड़ की राजनीति के लिए। आज भी मैं आपको बार बार इस बात को कह रही हूँ कि ये जानते हैं कि ये हारने जा रहे हैं, परंतु सत्यता ये है कि ये तोड़फोड़ की राजनीति आज भी करने के लिए बैठे हुए हैं। और आपने जैसे खुद ही इस बात को देखा कि पूरे देश में तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है। तो तोड़फोड़ की राजनीति का मतलब होता है लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी।
लोकतंत्र की हत्या करके ये सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको जनाधार इनका खत्म हो चुका है और जनता इनको नकार चुकी है। मगर इतनी भी आसानी नहीं होने वाली भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये जान ले कि हम भी चौकस बैठे हुए हैं आपके हर हथकंडे का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि आप लोकतंत्र में नहीं विश्वास करते, आप संविधान में विश्वास नहीं करते, आप अवैधानिक कार्य करते हैं, आप अपराध करते हैं। अपराध करके सरकार में बनकर बैठ जाना, आतंकवादियों को शर्म तो आप लोग कहते हो, आतंकवादी तो आप हो, हम कैसे करेंगे? शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसे बयान मत दीजिए ना सीमा जी। सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन करते हो, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। सैनिकों की बातें करते हो, गली का गुंडा करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। कुछ शर्म आनी चाहिए सीमा डोरा जी। आप इस काबिल ही नहीं है कि आप राजनीति ऐसी होती है टुकड़े का हिस्सा बन सके। सर्जिकल स्ट्राइक कराते हैं, शर्म नहीं आती। सर्जिकल स्ट्राइक की आपने हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, आप लोगों ने 370 का विरोध किया, 35A का हटने का विरोध किया, आपने राम मंदिर बनने का विरोध किया। आप लोग हमेशा विरोध करते हो, अच्छी चीज के लिए हमेशा विरोध करते हो। गुंडा राज्य चलाते हो, गुंडा हो, गुंडा राज्य करते हैं आज तक तुम लोग। नहीं चलेगा गुंडा राज्य, अब नहीं चलेगा। नहीं, जनता पहले भी फेंक दिया था। करते हैं हमारे सैनिकों को, ये देश के साथ चलिए ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, मैं बोल रही थी, इन्होंने बीच में बोला बोलने नहीं दूंगी। आप देखती हो कि ये कैसे बोलती है। ये सीमा डोरा, आपने कहा कि आपके प्रधानमंत्री हैं और आपके प्रधानमंत्री राजनीति करते हैं, आपके प्रधानमंत्री सैनिकों का इस्तेमाल करते हैं। ये कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। और मेरी मांग है भारतीय जनता पार्टी से कि प्रवक्ता को पहले तो हटाए, जो टीवी पे बैठती है और कहती है कि राजनीति करते हैं आप लोग इस प्रकार की, जहाँ सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हैं ताकि सैनिकों का इस्तेमाल करके सैनिकों की जान को दांव में लगा के सैनिकों को मरवा कर आप सत्ता में आए। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को इस तरह की बातें। अच्छा ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं, पूरा मुद्दा भटक जाएगा नहीं तो इस तरीके से। सीमा डोरा जी, बात सर मैम ऐसी है कि सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक और राम मंदिर के नाम पर कब तक यहाँ पर राजनीति होती रहेगी? विकास क्यों नहीं दिख रहा हमें? हम 5 किलो अनाज देकर कैसे खुद को शहंशाह समझ सकते हैं? इन बातों का जवाब कौन देगा? मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो? आप ही से है मेरा ये सवाल, क्योंकि हर बार जो बहस शुरू होती है वो राम मंदिर या फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर जाकर खत्म हो जाती है। सर्जिकल स्ट्राइक की अगर ये लोग बार बार कहेंगे कि उसकी सर्जिकल स्ट्राइक की निंदा करेंगे तो इनकी निंदा होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को राजनीति का खेल खेल रही है। 5 किलो अनाज देना जिनका काम है, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रही है। वो 5 किलो अनाज लोगों का अधिकार है। राम मंदिर बनाया गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद, और सर्जिकल स्ट्राइक उस पर सवाल तो आज सीमा डोरा ने लगाया है। जब सीमा डोरा ने कहा हम राजनीति करते हैं, ठीक है। घटिया राजनीति, गंदी राजनीति नहीं करते। राजनीति का मतलब होता है राज्य के लिए नीति बनाना, वो होता है राजनीति। और आप लोग घटिया राजनीति करते हो, तोड़ने की राजनीति। हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं इनकी राजनीति के लिए। ये महिला ये बात कह रही है कि इनकी राजनीति सर्जिकल स्ट्राइक पर रुकी हुई है। इन्होंने ये शब्द कहे या नहीं, ये शब्द चलिए ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। इस तरीके से बहस अच्छी नहीं लगती है। हेमा भंडारी जी, आपको लगता है कि उत्तराखंड की जनता ने सर्जिकल स्ट्राइक या फिर राम मंदिर पर यहाँ वोट दिया है? नहीं, इस बार जो है पल्लवी जी, इस बार जनता का पूरी तरह से जो मन था वो बिल्कुल राजनीति को बदलाव के लिए इस बार जो वोट दिया है तो काम के लिए दिया है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि चुनाव तक आते आते वो सारे जो मुद्दे होते हैं वो राम मंदिर में अटक जाते हैं, मंदिर मस्जिद के मसलों में अटक जाते हैं, धर्म की राजनीति पे अटक जाते हैं। लेकिन इस बार जो है जनता ने बिल्कुल दिल खोल के और काम के लिए वोट किया है, और इस बार जो है बदलाव होके रहेगा, और जो परिणाम आएंगे वो अप्रत्याशित परिणाम होंगे। पिछले 1.5 सालों से जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी महत्वपूर्ण घोषणाओं को लेके मैदान में थी, और जो घोषणाओं के साथ 18 लाख लोग जो जुड़े थे,
तो जनता जो है तीसरे विकल्प की तलाश में थी और जनता को तो आपको ऐसा क्यों लगता है, मेरा ब्रेक पर जाने से पहले भी सवाल ये था कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदलाव का मतलब आम आदमी पार्टी, और आप खुद कह रही हैं कि पिछले 1.5 साल से आम आदमी पार्टी जनता के बीच में थी। 1.5 साल कम समय नहीं है कि आपने इतनी जल्दी लोगों के दिल में जगह बना ली। कोविड का पूरा टाइम निकल गया, जब लोगों को जरूरत थी मदद की, तब आपकी पार्टी कहाँ थी? देखिए, जब यहाँ पर हमारे अलग अलग, जिस तरह से देहरादून में बात करें तो सभी लोगों ने कोरोना काल के टाइम में लोगों को के घर खाना पहुंचाने का काम किया, लोगों की बहुत मदद की और अपनी गाड़ियों में मरीजों को कहाँ बड़े क्या खाना तो आपके मंत्री क्यों चले गए इलाज करवाने दिल्ली? आपके मंत्रीगण क्यों चले गए दिल्ली इलाज करवाने? अगर यहाँ पर अस्पताल अच्छे थे क्यों जाना पड़ा उनको? उनको क्यों जाना पड़ा? आपने अस्पताल अच्छे करे होते, स्कूल अच्छे करे होते तो क्यों जाना पड़ता? बॉर्डर पे फेंक दिया था लोगों को, राशन नहीं है, जाओ भाग जाओ यहाँ से, भागो भागो। जब वो टैक्स देते हैं तो वो तो टैक्स आप चाट जाते हैं, और जब राशन देने की बात है तो भगा नहीं उठाते। मंत्री विधायकों को फ्री में चाहिए, फ्री में चाहिए, जनता को फ्री में मिल जाता है तो आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। क्यों दर्द शुरू होता है? फ्री में आज तक देते आ रहे राशन, आज तक आपने अपने विधायकों को घर बनने का देते रहेंगे जब तक जरूरत आपने होगी अपने विधायकों गरीबों को, को। उनके रिश्तेदारों को नौकरी देने का काम किया। किसको किया? क्या जनता का भला किया आपने? मुख्यमंत्री बदलने का नौकरी काम किया। कितनी दे दी आपने दिल्ली में? मात्र 405 नौकरियां दी है। क्या नौकरियां दे दी? आपको काम क्या करना नहीं नौकरियां आता। दी दिल्ली में आपको आपने? हिंदू मुस्लिम बनना क्या आता कर है। दिया दिल्ली आपको में? धन गिरानी शराब नहीं खाने आती बना है। दिए, आप काम नहीं उन्नति कर दे दी सकते। दिल्ली को आप लोगों ने। यहाँ पर देखिए ना क्या चल रहा है। आपके तो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर लग रहे हैं, उनके ऊपर आरोप पे आरोप लग रहे हैं। आपके सारे प्रत्याशी आपके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर लगा रहे हैं। आप कहते हैं अपनी आरोपों की बातें करिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया भर के काम होते हैं, कुछ त्रुटियां भी होती है। आप में है क्या? मुट्ठी लोग साथ नहीं है, चले पड़े हमसे करने के लिए मुकाबला। आपको डर है कि आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड से सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि भ्रष्ट पार्टी सिर्फ एक पार्टी यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी। जनता समझ चुकी है कि कितने भ्रष्ट नेता है आपके, और जब आपके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ही अपने अपनों में विश्वास नहीं कर पा रहे, जनता कैसे आप पे विश्वास कर ले? भ्रष्टाचार की बात हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी करेगी क्या? जिस लोकायुक्त के नाम पर दिल्ली में आपने गद्दी संभाली, आज तक वो तो ला नहीं पाए आप, और खुद उत्तराखंड में आपकी पार्टी के कितने नेताओं ने आपकी पार्टी छोड़ी ये कहकर कि हमसे पद के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। आपके यहाँ ये हुआ है उत्तराखंड में, कितनी बड़ी टूट फूट हुई है, फिर भ्रष्टाचार की बात की जाती है, तो बड़ा अजीब नहीं लगता आपको? जी पल्लवी जी, हमारे यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर कोई सबूतों के साथ मेरे पास आता है तो मैं जेल में तक टीका नहीं लोकायुक्त लाने के लिए दिल्ली में भी सबूत चाहिए था क्या उनको? बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी जी, आज भी केंद्र सरकार के पास हमारी लोकायुक्त की फाइल रखी हुई है और आज भी केंद्र सरकार का पास नहीं कर रही है, और 40% अधिकार होने के बाद भी दिल्ली में हमने करके दिखाया। सुजाता पाल जी, इन लोगों ने यहाँ पर भाजपा ने क्या किया है? 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है केवल, और 3 मुख्यमंत्री बदले हैं लगातार। मुख्यमंत्री को लगातार और सरकार चलती तो पता नहीं कितने मुख्यमंत्री बदलेंगे। चलिए सुजाता जी, आप 10 तारीख के बाद स्थितियां और ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है, और आप लोगों के सामने ये भी बड़ी चुनौती होगी कि उस समय अपनी पार्टी को कैसे एकजुट करके रखे, क्योंकि 2016 में जो हुआ था वो सबने देखा था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने हर नेता, हर कार्यकर्ता को सावधान कर रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र आप इन 2 बातों से समझ लीजिए। ये जानते हैं कि हार रहे, इसीलिए आज शॉर्ट सर्किट हुआ है मुख्यमंत्री के दफ्तर में, सचिवालय में। ये मतलब कितनी पुरानी और बेकार कहानी हो गई है कि जब भी सरकार जाने वाली होती है तो दफ्तर में आग जरूर लगती है, जिसपे सुरक्षा कर्मी काबू भी कर लेते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी खबर है कि जिन्होंने पिछली बार 2016-17 में ये कारनामा करने की कोशिश करी थी, वही व्यक्ति, वही स्नाइपर भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड पहुंच चुका है। हाँ, और उनके जो तार है वो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये बात भी बोल रही हूँ। और इसके लिए हम सावधानी बरत रहे हैं, हम बिल्कुल चौकस है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ ले। अच्छा सुजाता जी, जेपी नड्डा से मुलाकात की है मुख्यमंत्री धामी ने, जेपी नड्डा से मुलाकात की है मुख्यमंत्री धामी ने, तो इस मुलाकात को किस तरीके से देख रही हैं आप? आपका जवाब लेंगे, उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुजाता जी, आप ही का रुख करना चाहेंगे, आपका जवाब चाहेंगे, उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का रुख करूंगी। जी, आपने ना बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और मैं जैसा कि कह रही थी ब्रेक में जाने से पहले कि आपके चैनल के माध्यम से भी हर कार्यकर्ता को सावधान करना चाहती हूँ कि इन्होंने जो तोड़-फोड़ की राजनीति करी है, आपने देखा ही है कि किस प्रकार से अगर कोई मतलब फ्रीली घूम रहा है तो समझ लीजिए कि वो टारगेट पे है। इसलिए जरूरी है कि हमारे कार्यकर्ता भी चौकस रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्नाइपर जो सीधे मध्य प्रदेश वगैरह से पिछली बार आए थे, वो यहाँ पहुंच चुके और वो अपनी तोड़-फोड़ की राजनीति की शुरुआत कर भी चुके हैं। इसलिए वो 10 तारीख तक का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आग लगी है सचिवालय में तो ये जानते कि ये जा रहे हैं। मगर इनको मैं यही बता रही हूँ कि लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या अगर आप बार बार करेंगे तो जिस दिन जनता अपने पे आएगी उस दिन सोचिए आपका क्या हश्र करेगी। इसलिए लोकतंत्र का सम्मान करना सीखे भाजपा, जनाधार का सम्मान करना सीखे भाजपा। मगर क्या करें, तड़ी पार की पार्टी है। आपने देखा है कि गुजरात में दंगे नहीं रोके थे जब प्रधानमंत्री वहां मुख्यमंत्री थे। इसलिए जो अवैधानिक काम होते हैं उनको रोकने का काम ये नहीं करते, लेकिन हम प्रहरी हैं, हम सुरक्षा करते हैं अपने संविधान की। इसलिए आज इनके सामने डट कर मुकाबला कर रहे हैं। आप प्रहरी हमेशा हैं, गलत जो होता है, आप प्रहरी और वो चौकीदार हैं। चौकीदार है वो चोर वाले चौकीदार। हम प्रहरी अपने संविधान की रक्षा कर अपने लोकतंत्र की। हम इनकी तरह बातें नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम चौकस हैं और इनसे सावधान है, क्योंकि जनता तो हमारे साथ है। लेकिन अगर कोई प्रहार करेगा तो ये है भाजपा, और प्रहरी बनकर हम खड़े हैं अपनी जनता की खातिर, जनता के साथ इनके विरुद्ध। और फिर कहूंगी कि जो निर्दलीय जीत के भी आते हैं, हरीश रावत जी पहले ही कह चुके हैं कि हम उनका स्वागत करेंगे कि वो हमारे साथ सरकार में करे। मगर इनसे कह रही हूँ भाजपा से कि ये लोकतंत्र की हत्या ना करे अब की बार, क्योंकि ये बेहतर होगा इनके लिए कि जो वैधानिक हो उस पे जाए। क्योंकि जनता की नाराजगी जो है, अगर वो इन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया तो फिर ये संभाल नहीं पाएंगे किसी सिचुएशन को। पर सरकार हम ही बनाएंगे, कोशिश कुछ भी कर ले। चलिए सीमा डोरा जी। शुक्रिया एडवाइस देने के लिए और आपकी छोटी सी नॉलेज के लिए भी आपको बधाई देती हूँ। जो आपको इतना नहीं पता लगता कि जिस मोदी जी को पूरा विश्व सैल्यूट कर रहा है, जिस मोदी जी की पूरा विश्व रिस्पेक्ट कर रहा है, जिस नए भारत का पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये बताए कि भाई आज सचिवालय में आग कैसे लगी। चलिए ठीक है, सवाल पे ही आ जाते हैं, सीधे सवाल पे आ जाते हैं। सुजाता जी, आपकी तो सुनिए सीमा जी 2-3 बातें निकल कर, अरे मत जाइए ना पर्सनल कमेंट पर, समझ नहीं पा रहे हैं। पर्सनल कमेंट पर मत जाइए। सुनिए ना सीमा जी, 2-3 सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि सचिवालय में आग कैसे लगी, सचिवालय में आग कैसे लगी, जेपी नड्डा से मुलाकात के क्या मायने हैं, और तोड़फोड़ की राजनीति क्या एक बार फिर से उत्तराखंड देखेगा? देखिए, अध्यक्ष जी से जो बातचीत करनी थी, जो हमारे धामी जी कहते, वो यूक्रेन के बच्चों के लिए भी गए थे कि किस तरीके से सारे बच्चों को एक साथ लाया जा सके, क्योंकि 282 बच्चे हमारे हैं, काफी आ चुके हैं और किस तरीके से आना बाकी है। साथ में ये भी है ऑफ कोर्स जो राजनीति है। हेलो, आवाज आ रही है सीमा जी? आ रही है मैम, आपकी आवाज आ रही है? फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है शायद सीमा जी की। हेलो, आपको आवाज मिल रही है सीमा जी? सीमा जी का फोन दोबारा पैच करवा लीजिए। हेमा भंडारी जी, तब तक हम आपका रुख कर लेते हैं, उसके बाद सीमा जी का जवाब ले लेंगे। अब बात ऐसी है कि आप कह रही हैं कि बहुमत का आंकड़ा छू लेंगे, लेकिन मान भी लीजिए कि कुछ सीटें आपकी निकल जाती हैं, तो क्या आप इस बात की गारंटी दे पाएंगी कि वो सीटें आप बचाकर रख लेंगे? हेमा भंडारी जी। हेलो, हेलो,
मेहमानों का फोन इस समय डिस्कनेक्ट हो गया है। एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। हम आज बात कर रहे हैं उत्तराखंड में मतगणना के बारे में और उसके बाद जो स्थितियां पैदा होने वाली हैं उसके बारे में भी चर्चा लगातार हमारी जारी है। दरअसल चुनाव जीतने की संभावना वाले दलों और निर्दलियों को पार्टियां अपने पाले में खींचने की रणनीति बनाने में लग गई हैं। उत्तराखंड में यूं तो बीजेपी से लेकर कांग्रेस और यूकेडी से लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत पाने का दावा कर रही है, लेकिन रुझान ये लग रहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में ही कांटे की टक्कर है। ऐसे में अगर कोई पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े 36 तक नहीं पहुंच पाती है तो निश्चित ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही ऐसे विधायकों की जरूरत पड़ेगी जो निर्दलीय हो या फिर किसी अन्य पार्टी से हो। लेकिन उत्तराखंड की हर पार्टी बहुमत का आंकड़े के पार जाने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। उत्तराखंड के लोगों ने एकजुट होकर कांग्रेस को मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी भी यही दावा कर रही है कि जोड़ तोड़कर विधायकों के जुगाड़ करने की आवश्यकता कांग्रेस को पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में पहले भी सरकार में थी और आगे भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में ही रहेगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि हमने बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रखी है। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सीमा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए। 2-3 चीजें जो थी उसी का जवाब चाहेंगे आपसे। जी, तो जैसे कि पूरा विश्व जो है वो नए मुकाम पे पहुंचते भारत की तरफ देख रहा है और उन जनता को अच्छे से पता है कि इस नए भारत को, उज्जवल भारत की अगर कोई रक्षा कर सकता है, अगर कोई सुरक्षा कर सकता है तो वो सिर्फ मोदी जी है। वो और भारतीय जनता पार्टी है जो मुद्दों की राजनीति करती है, मौका परस्त नहीं है। हमको सिर्फ मौका मिला और हमने राजनीति करी और उसके बाद जनता के बारे में नहीं सोचा। बात नहीं कर रही उत्तराखंड, ये मोदी जी की बात करें। मोदी जी बनेंगे इस बार मुख्यमंत्री। ये बता दे इस बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन होंगे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी है क्या? सवाल पूछा जा रहा है सचिवालय में आग कैसे लग गई? रहेंगी तो मैं जवाब ही नहीं दूंगी। कंटिन्यू इनको बोलने दीजिए। मगर इधर की आदत बहुत ज्यादा बोलने की। ये सोचती है कि सिर्फ इनसे अच्छा वक्ता कोई हो ही नहीं सकता। ना ये अच्छी वक्ता है, ना ये अच्छी श्रोता है। ये बताइए कि यहाँ पे सरकार बनाने के लिए बेवजह की बातों में क्यों उलझ रहे हैं हम? बेवजह की बातों में ना उलझे ना। चलिए ठीक है सीमा, ये बात जवाब नहीं देना देती। अब तो सीमा जी आ जाते हैं। एक सेकंड सुजाता जी। इनको नफरत है अपने भारत से, इनको नफरत है अपने प्रधानमंत्री से, इनको नफरत है प्रगति से, इनको प्यार है वो लड़ाई झगड़ा किससे करने से, इनको प्यार है उन लोगों से जो देशद्रोही है, इससे वो करती है। हम आ जाए मुद्दे पर, हम आ जाए मुद्दे पर। सीमा जी, सवाल ये है कि सचिवालय में आग कैसे लगी? सीमा डोरा जी, सवाल यह है कि सचिवालय में आग कैसे लगी? ये क्या हम इसका साइन क्या समझें? क्या वाकई में आपकी सरकार जा रही है? जेपी नड्डा से मुलाकात क्यों की धामी ने? देखिए, जेपी नड्डा जी से मुलाकात मैंने बोला यूक्रेन में फंसे बच्चों के लिए भी करी और साथ में अगली रणनीति बनाने के लिए भी करी। चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, ऑब्वियस ही बात है। प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मिलना ही है। पहले वो प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिले और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे और मिलना भी चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी है, संभालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो वो इसलिए भी मिले। उसमें ये क्यों सोचा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है? आग लगना एक बड़ा ही कोई इंसिडेंट हो सकती है। आप करवा लीजिए सर्वे उसका, आप करवा लीजिए, एसआईटी गठित करवाइए, झगड़ा करिए जाके वहां पे काले झंडे दिखाइए क्या कार्य एसआईटी गठित करो, क्योंकि आपका तो काम ही है ना। आपका हर बात में आपको दाल में काला लगता है, क्योंकि आप पूरी काली दाल हो असल में, इसलिए आपको दूसरी जगह भी छोटी छोटी जगह पर भी आपको काली दाल लगती है। इनको लगता है इनकी बातें सुनी जाती हैं, तो मैं भी यही मानना चाहती हूँ। और दूसरी कौन सी बात पूछ रहे थे आप? 2 बातों की जवाब दे दिए, तीसरी बात पूछिए। तीसरी बात ये थी कि उत्तराखंड क्या एक बार फिर से जोड़ तोड़ की राजनीति से गुजरेगा? जो 2016 में हुआ, क्या वो एक बार फिर से दोहराया जाएगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भी हमारे वैल्यूज को और हमारी जो विचारधारा है उससे सहमत होगा वो डेफिनेटली हमारे साथ होगा। फिर आपने मुझसे ये पूछा था कि फिर वो लोग क्यों चले गए जो पहले आपके साथ जुड़े थे। मैंने उनसे आपसे ये बात कही थी कि वो बड़े अच्छे से रहे हमारे साथ, हमने उनके लिए कभी कोई शब्द नहीं बोला, ना उन्होंने बोला। बहुत उन्होंने भी रिस्पेक्ट रखी भारतीय जनता पार्टी की और हमने भी। लेकिन जब बात आती है वैल्यूज से हट के कोई काम करता है, यानी कि जब किसी ने 2 टिकट मांगी जो हमने नहीं देनी थी, उस बात से उनको अलग किया गया था।
चाहे वो आर्य जी हो, चाहे वो खड़ग सिंह जी हो। लेकिन अंत समय तक भारतीय जनता पार्टी ने यही कोशिश की थी कि वो हमारे साथ रहे। अब रही जोड़ तोड़ की राजनीति। पहली बात तो यह है कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यही है और हमें पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम पूरे मत से आएंगे, बहुमत के साथ आएंगे, प्रचंड बहुमत हमें मिलेगा। लेकिन राजनीति है, सब कुछ सोच के चलना चाहिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम जरूर उन लोगों को लेंगे जो विकास की राजनीति करने में हमारा सहयोग करेंगे, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी और पार्टी के हो, चाहे वो किसी के भी हो। लेकिन सिर्फ विचारधारा जो होगी, विकास की विचारधारा के साथ चलेंगे, विकास की राजनीति के साथ चलेंगे। विदेशों के साथ जिनके संपर्क नहीं होंगे गलत में, तो हमारे साथ वो काम जरूर। चलिए, मैं आ रही हूँ सुजाता जी। हेमा भंडारी जी, विकास की राजनीति पर चलती है भारतीय जनता पार्टी, आप कितना विकास महसूस कर पाई हैं? देखिए, भाजपा का इतिहास रहा है कि चुनाव जीतने के लिए जो है ना, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये कुछ भी हथकंडे अपना सकते हैं। तो ये जनता में आजकल जो चल रहा है ना, इनका विधायकों को खरीदने का काम, और सिर्फ इनके यही काम चल रहे हैं। और जैसे कि इनका तो पुराने से इतिहास रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी कर देना, ईवीएम बदल देना, और लगातार अभी तो आपके कार्यकर्ता वहां पर पहरा दे रहे हैं, ईवीएम जितने भी स्ट्रांग रूम के बाहर है, क्योंकि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसीलिए स्ट्रांग रूम के बाहर हमें पहरा देना पड़ रहा है। क्योंकि भाजपा पे इनके खुद के जो प्रत्याशी विश्वास नहीं कर पा रहे कि कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर जब इनके अपने लोग विश्वास नहीं कर पा रहे तो हम लोग कैसे विश्वास करें, जनता कैसे विश्वास करे? तो ये बिल्कुल इनपे जनता तो क्या, इनके मतलब इनपे कोई भी व्यक्ति विश्वास करने को तैयार नहीं है। कोई विधायक जो भी प्रत्याशी हैं, किसी भी पार्टी से लड़े हों, वो भाजपा पे विश्वास नहीं कर सकते, अन्य पार्टी पे विश्वास कर देंगे, लेकिन भाजपा पे बिल्कुल विश्वास करने को तैयार नहीं है। क्योंकि भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसीलिए अभी आप 10 तारीख को बार बार अनुशासन की बात करने वाली सीमा डोरा जी, 10 तारीख को इनकी पार्टी का अनुशासन सड़कों पे नजर आएगा। वो सब लोग देखेंगे कि कितनी अनुशासन वाली पार्टी है भाजपा। और अभी जो इनके प्रत्याशी हैं, आरोप प्रत्यारोप जो कर रहे हैं, उनको पता है कि वो हारने वाले हैं। अब उस हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए और किसको दोषी बनाया जाए, वो इसी में लगे हुए। भाजपा के पास ना तो नियत है, ना नियति है। तो ये लोग जो है अब पूरी तरह से उत्तराखंड की, प्रदेश की राजनीति से बाहर होने वाले। इसलिए इनको जो है ऊट पटांग बयान देना, ऊट पटांग ये लगातार चल रहा है, कुछ ना कुछ बयानबाजी करना। सुजाता जी, तो जनता इस बार इनको जवाब देगी। जी देखिए, इन्होंने कुछ बातें कही हैं, तो इनको मैं बता दूं कि 5 किलो अनाज देना फर्ज है सरकार का, वो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रही। अब ये वैल्यूज की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मतलब हम बोलना तो ये चाहते थे लोगों के विरोध में, जो लोग इनकी पार्टी को ज्वाइन जिन्होंने करा था, कांग्रेस पार्टी से ले गए थे, लेकिन ये बोल नहीं रहे थे। इनके कहने का तात्पर्य ये, इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन बताया कि भाई हम बनाएंगे सरकार, लेकिन सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, मतलब हमने बी प्लान तैयार किया। तो ये लोकतंत्र की हत्या हुई ना। अब ये जो विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं, उसमें इन्होंने विदेशियों का साथ ना हो, तो रविशंकर प्रसाद की बेटी जो है वो बाहर पढ़ती है, गणेश जोशी की बेटी भी बाहर पढ़ के आई है ना। तो ये विदेशियों के कौन से वाले नाते हैं? मैंने गलत में भी कहा, गलत आतंकवादियों का साथ, यानी कि जो आतंकवादियों की शरण देते हैं आम आदमी पार्टी की तरह। अरविंद केजरीवाल जी, इनके यहाँ तो रैक बनाया गया आतंकवादियों के घर में, पूछे कितनी शर्म देते हैं आतंकवादियों को। वो मीडिया से भी है, वो IT से भी है। वो केजरीवाल जी आतंकवादी हैं तो आपके प्रधानमंत्री बैठे हैं, मोदी की चुप क्यों? ऐसे आतंकवादियों को एक्शन लेना चाहिए। आतंक फैलाने वाले करीब पार है, भाजपा फैलाती है। आतंक फैलाने वाले भाजपा में मौजूद है, आतंक फैलाने वाले कैलाश विजयवर्गीय है। आतंक फैलाकर
सरकार को गिराने का हर हथकंडा अपनाने वाले कैलाश विजयवर्गीय है, जिन्होंने 2016-17 में आकर यहाँ पे जो कारनामा किया था हमने देखा। और जो पत्रकार इन्होंने इस्तेमाल किया था, इस बार भी सीमा डोरा जी को बता देती हूँ, अपनी पार्टी में जाके बता लीजिए, बहुत घूम रहा था और उसकी खबर भी हमें थी। हाँ, कहीं पर हमसे चूक भी हुई, लेकिन वो जो करना चाहता था, जिसके लिए आप लोगों ने उसे छोड़ रखा था ना, वो कर नहीं पाया, क्योंकि हम चौकस थे, चौकस है, चौकस रहेंगे। अब ये बताइए कि जो जल गई है फाइल्स, उसका हम इन्वेस्टिगेशन कब करेंगे? केवल भाजपा ही कर देगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फाइलें जली है? उसमें आप आम आदमी पार्टी, उकरार, इन सबको लेके आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक कमीशन बनाइए और आज ही बनाइए, जिसमें कांग्रेस पार्टी के और अन्य नेता जो है वो उसमें रहे और चेक करे कि क्या क्या जला, क्या क्या खाद में मिलाया भाजपा के पुष्कर सिंह धामी ने। ये चेक किया जाएगा। सीमा डोरा जी जवाब लेंगे आपका, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीमा डोरा जी, सीधा आप ही का रुख करेंगे। बताइए, जो इन्वेस्टिगेशन की बात कही जा रही है, अभी सुजाता जी ने बड़े अहम सवाल उठाए। उम्मीद कर सकते हैं कि जांच पड़ताल की जाएगी, जो फाइल्स जली है उनका कुछ तो हिसाब किताब दिया जाएगा? बिल्कुल, वो हमें भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फाइलें जली हैं और उस पर डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि पता नहीं कौन सी कितनी इंपॉर्टेंट फाइल होगी। तो इन्वेस्टिगेशन आगे की जाएगी, क्योंकि अभी नया मामला है तो सब उसकी बात तो करेंगे आगे। ऐसा तो नहीं 10 तारीख तक का तो अभी इंतजार किया जाएगा, फिर सोचा जाएगा किसकी सरकार बन रही है, उसके बाद इस मामले में कोई ना कोई प्रोसेस शुरू होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सरकार हमारी बन रही है, टेंशन क्यों ले रहे हो? आप मिठाई भिजवा दीजिए। फिर एक काम कीजिए सीमा डोरा जी, अभी से ही आप लगातार मिठाई भी मिल जाएगी मैम, लेकिन मिठाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रगति, मिठाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है देश जनहित में काम करना। वो हम करते रहते हैं, लेकिन अगर इनको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो डेफिनेटली ऑपोजिशन होता है, इसीलिए आप आवाज उठाइए। आपको आवाज उठाने के लिए कोई मना नहीं करता। नहीं, वो आवाज उठाते हैं तो उन्हें संज्ञा दे दी जाती है ना, देशद्रोही की, आतंकवादी की, खालिस्तानी की, तो फिर उन संज्ञाओं का क्या करें, ये तो बताएं। नहीं, खालिस्तानी के नारे लगाएंगे, देशद्रोह के नारे लगाएंगे तो जरूर होगी। देशद्रोह की बात ना करें, आप अपने राइट्स की बात करिए, जनता के राइट्स की बात करिए, कौन मना करेगा इनको? जनता के राइट्स के लिए तो ऑपोजिशन होता है, पर अगर पाकिस्तान के नारे लगाओगे ना अपने आंदोलन में तब होगी, खालिस्तान के नारे लगाओगे तब होगी। पल्लवी जी, ये कौन सा तरीके की बातें ना करें। 94 के दंगे बतेरे कराए इन्होंने, लेकिन उसके बाद उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तराखंड में रहते लोगों के बारे में बात हो रही है, ये बात बात हो नहीं, रही है। लेकिन राजनीति करें तो विकास की राजनीति अच्छा ठीक है, विकास की राजनीति पे ही चर्चा कर लेते हैं। एक सेकंड सुजाता जी, विकास की राजनीति 3-4 बार ये शब्द सामने आ गया है, कितना विकास आपने देखा? और उसके अलावा हमें भी मालूम है कि जिसकी भी सरकार बनती है, आगे इतनी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं उस पार्टी के लिए जो इस बार सत्ता चलाएगा। कर्ज सबसे बड़ा मुद्दा है, उत्तराखंड में कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कर्ज को कम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये कौन से विकास की राजनीति थी? आप दोनों ही रहे हैं उत्तराखंड में, इसलिए दोनों से है मेरा ये सवाल। जी बताएं सुजाता जी। देखिए, जहां तक उत्तराखंड की राजनीति का सवाल है, तो जब उत्तराखंड बना तो आपको याद करा दूं कि नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बनाए गए भाजपा के द्वारा, मगर इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें हटा के भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री बनाया। मगर जब पहला चुनाव हुआ उत्तराखंड में तो जनता ने चुना कांग्रेस पार्टी को, और हमने विकास पुरुष, आप विकास का शब्द इस्तेमाल करते हैं, और सचमुच के विकास पुरुष जो है वो मुख्यमंत्री बने नारायण दत्त तिवारी। और आज भी आप देख रहे हैं कि जो सड़कों का जाल, जो डेवलपमेंट का काम उन्होंने किया, उसका तो सम्मान भाजपा कर ही रही है, उनके नाम पे सड़क बना रही है और तमाम प्रोजेक्ट्स बना रही है उनके नाम पे। अब आ जाते हैं उसके बाद की सरकार, जिसमें इन्होंने बनाया मेजर जनरल पीसी खंडूरी को मुख्यमंत्री, मगर हजम नहीं हुआ इनकी पार्टी के लोगों को, फिर उन्हें हटाकर निशंक जी को लाए, जिनके ऊपर स्टर्डिया घोटाला और जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े घोटालों का आरोप लगा कि 56 इंच का, छाती नहीं बोल रही मैं, 56 इंच का
जो वो 56 परियोजनाएं थी हाइड्रो इलेक्ट्रिक की, उनको इन्हें हटाना पड़ा, बंद करना पड़ा। तो उनको बनाया मुख्यमंत्री और उसके बाद उनके भ्रष्टाचार से त्रस्त होके भाजपा ने उन्हें हटा के फिर से बनाया मेजर जनरल पीसी खंडूरी को। इन्होंने कहा खंडूरी है जरूरी, मगर भाजपा हार गई। भाजपा के हारने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने। आपदा तब आई और भाजपा ने हम पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, और हमने कार्रवाई करते हुए विजय बहुगुणा जी को हटाकर मुख्यमंत्री बनाया हरीश रावत को। मगर आज वही मुख्यमंत्री जो थे, उनको क्या किया भाजपा ने, अपनी पार्टी में लिया और उनके बेटे को टिकट पहले भी दिया, अब की बार भी दिया। उसके बाद जब हरीश रावत जी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी की तब तक केंद्र में सरकार आ गई, तड़ी पार वाली, मोदी जी वाली, वही विकास का नाम लेने वाले, मगर ये नहीं पता कि वी से विनाश कर रहे हैं वो। और उन्होंने सरकार को गिराने की हर कोशिश करी। उन्होंने पत्रकारों का इस्तेमाल किया, उन्होंने हर उस तरीके का इस्तेमाल किया जिससे वो लोकतंत्र की हत्या कर सकते थे। इनके अपने चुने हुए व्यक्ति जिनको इन्होंने महामहिम बनाया, वो भी इनका साथ नहीं दे रहे थे उस समय, जो डॉक्टर के पॉल थे। मगर किसी तरीके से सरकार गिराई, किसी तरह से हमने बचाई, और हमने बचाना था क्योंकि हम सत्य के साथ थे। फिर इनकी सरकार आई और जो आरोप लगे थे वो प्रूव नहीं कर पाए। सरकार तो प्रचंड बहुमत की इनकी बनी। इसलिए अब आज जो आने वाले समय में हम देखेंगे, ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा मुख्यमंत्री इन्होंने दिए। और अब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो फिर से आप विकास की धारा देखेंगे। तो विकास हमारे पहले 5 सालों में हुआ, विकास हमारे दूसरे 5 सालों में हुआ, उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगी रही सरकार को अस्थिर करने में, राज्य को अस्थिर करने में, और हमारे ऊपर आपदा का दंश भी आया। तीसरी बात, अब जब हमारी सरकार आएगी तो जो हमने रोड मैप बनाया है वो हमने धरातल पे उतर के लोगों को लेकर, उनकी समस्याओं, महत्वाकांक्षाओं, आकांक्षाएं और अपेक्षाएं सबको लेकर स्थान दिया है अपने मैनिफेस्टो में भी, और अपने एक्सपर्ट से बात करके हम महंगाई को कंट्रोल करने की दिशा में काम करेंगे, हम रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में काम करेंगे। और उम्मीद है कि इस बार जनता हमें बहुमत इस प्रकार का देगी कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले हमें कमजोर करने की, अस्थिर करने की, ये कामयाब ना हो पाए। चलिए, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं सीमा जी, आप खुद जानती हैं, जैसा मैंने उठाया कर्ज का मुद्दा, पुलिस ग्रेड पे का मसला, भू कानून का मसला, गैरसैंण का मसला, ये अधर में लटके रहे और अभी भी लटके हुए हैं। जी, भू कानून, जैसा कि हमने कहा कि भू कानून हम चाहते हैं और जरूर बनाएंगे। इस बार हमने पूरी सोच रखा था कि हमने ये अब मैम आप बोले, हाँ, उंगली मत उठाइए, आप मत उठाइए। एक एक करके बात कर लेते हैं। हमेशा ठीक है सीमा जी, आप अपना जवाब दीजिए ना। वो बीच में बोल थोड़ी ना रही थी, वो बस कह रही थी कि अगली बार उन्हें मौका दिया जाएगा। अब आप पहले मुझे भू कानून के बारे में बात कीजिए, उसके बाद में सुझाव। देखिए, भू कानून हमारे दिल के बहुत करीब है और हमने इसको लागू करना है और हम भू कानून लागू करके रहेंगे। इन्होंने कहा नारायण दत्त तिवारी जी विकास पुरुष थे। यस, ऑफ कोर्स। एक इनकी पूरी पार्टी में एक ऐसा इंसान थे जिन्होंने सचमुच विकास किया, जिनकी रिस्पेक्ट करने को मन आज भी करता है। फिर उसके बाद इनके आए बहुगुणा जी, जो आज हमारे साथ हैं, बड़े आदरणीय हैं। लेकिन उनके राज्य में केदारनाथ त्रासदी हुई, जिसपे खूब घोटाले हुए, लाशों के पीछे पर्दे लगा लगा के लाशें छुपाई गई। तब मोदी जी ने भी कहा था कि हम लोग करते हैं, आई एम रेडी, कि मैं इसको डेवलप करूंगा, और उसके बाद हमने डेवलप भी किया। फिर इनके मुख्यमंत्री जी आए हरीश रावत जी, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को कहा लूट लो उत्तराखंड को, मैं आंखें बंद करके पड़ा रहूंगा, जिसके स्टिंग हुआ सबने, पूरी दुनिया ने आज भी देखा। तो ये थे इनके गोल्डन स्टार ऑफ उत्तराखंड कांग्रेस। ठीक है, आज भी अगर इनके पास कोई चेहरा है ना, तो वो यही है, लुटेरा, लूट लो।
कहते हैं कि हमें वोट दे दो और जिसके दम पे इसको कहते हैं कि हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री सबसे पहले वो उछल के खड़े हो जाते हैं मुझे बनना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भू कानून किया उत्तराखंड से, सिर्फ यही दिखता है कि हम सक्षम है, कुछ नहीं। बड़े बड़े जिनकी जैसे चाणक्य पूरे राजनीति को माना जाता है, जिनसे लोग डरते हैं, तो ये कहते हैं इन्होंने आरोप लगाया उनको बर्दाश्त है, तो दुनिया को लूट लो आप कोर्ट में कि मैं आपके बदला दूंगा और ये हमारे यानी कि जो इनके भी ग्रहण और उनका ये बड़ी बात क्योंकि संस्कृति लेना देना साथ में ऐसे परिवार की पार्टी जिसमें कुछ भारत की संस्कृति से दूर दूर तक लेना देना महिलाओं से उनका काम करने के वो महिलाओं के साथ अश्लील बातें करते हैं और उनके ऑडियो वायरल होते हैं। ऐसे है भारतीय जनता पार्टी और ये प्रवक्ता अगर उनके साथ खड़ी है। चलिए ठीक है, सर बोलती है ये ठीक है। वैसे भी समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो चुका है। आप दोनों का ही अब धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। हिमा जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में 10 मार्च को चुनावी नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही उत्तराखंड की जो सियासी आबो हवा है वो काफी गर्माई हुई है। हर पार्टी अपने अपने स्तर पर सरकार बनाने का दावा कर रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार उत्तराखंड किसके सर पर जीत का ताज पहना रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।